अभी जो हम देख रहे हैं वो इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन है। अक्सर बच्चे इसको फंक्शन बोलते हैं, बट ये फंक्शन नहीं है, इसको एसेंस ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं। क्योंकि ये सारे जो कड़ियां हैं प्लानिंग या फंक्शन जो उनको जोड़ता है। इन एसेंस कोऑर्डिनेशन एक जुड़ने वाली कड़ी है, बट फंक्शन नहीं है। करेक्ट। तो ये जो क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस है तुम्हारे सामने देखो, ये अगेन एंड में काफी पूछ रहे थे इसको भी। इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन रहेगा एग्जाम में। अभी हम क्या करेंगे, इसको स्टडी करेंगे। तुम्हारे एग्जाम में 12th सिलेबस में फीचर्स नहीं है, बाकी को हो सकता है बट 12th को नहीं है। जब भी कोऑर्डिनेशन का आंसर लिखेंगे तुम अपने क्लास नोट्स में ये ऐड कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 में नेचर है, नेचर मतलब फीचर्स, वो जो सिलेबस में नहीं है, बट वहां मीनिंग और डेफिनेशन दिया है। ठीक है, वो उसका उपयोग कर सकते हो तुम। तो ये देखने से पहले ये मैं जरूर दिखाऊंगा तुमको, ये देखो। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, ये 5 मैनेजमेंट फंक्शंस है। कोऑर्डिनेशन इज नॉट अ फंक्शन, बट इसको बीच में इसलिए रखा गया है कि वो पांचों को जोड़ता है, इसलिए कोऑर्डिनेशन बीच में आया है। ठीक है। अभी तुमको एग्जाम में ये इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर जोड़ना, जो तुम्हारे नोट्स में नहीं दिया हुआ। ये इंट्रोडक्शन में क्या बोलोगे कि कोऑर्डिनेशन इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन कोई फंक्शन नहीं है, बेसिकली इट इज एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। ऐसा तुम्हारा इंट्रोडक्शन रहेगा। इट इज एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। बी मीनिंग। कोऑर्डिनेशन क्या है? एक कॉन्शियस मतलब सोचा समझा एंड रैशनल दिमाग लगाया हुआ प्रोसेस है ऑफ पुलिंग टुगेदर या पुटिंग टुगेदर। ठीक है, सबको साथ में लाना है, अलग अलग पार्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, और उनको जोड़ के प्री डिटरमाइंड गोल्स अचीव करना है। जैसे कि इन अ सिस्टमैटिक मैनर, सिस्टमैटिक एफिशिएंट मैनर। नाउ क्रिकेट टीम में 11 प्लेयर होते हैं। कई बार अच्छी टीम भी हार जाती है, क्योंकि जो प्लेयर्स है वो खुद के हिसाब से सोचते हैं, टीम के हिसाब से नहीं। एक मैच था इंडिया वर्सेस कोई और देश था, उसमें एक मनोज प्रभाकर बैट्समैन था और एक और बैट्समैन था। वो मैच इंडिया को चेस करना था। स्टार्टिंग में फास्ट खेलने के चक्कर में कुछ प्लेयर्स आउट हो गए थे। आई थिंक उसमें सचिन तेंदुलकर भी शायद था, लेकिन मनोज प्रभाकर और विकेट कीपर एक था, मुझे याद नहीं, नयन मोंगिया शायद था, हाँ, उस जमाने का। तो इन लोग को उस समय मनोज प्रभाकर ने सेंचुरी मारा था, लेकिन काफी स्लो खेल के लास्ट में जीतने की तरफ ये लोग गए नहीं, उसने खुद का सेंचुरी का सोचा। आई थिंक इंडिया वो मैच हार गया और मनोज प्रभाकर को आई थिंक एक मैच के लिए सस्पेंड कर दिया गया था, क्योंकि टीम के हित में नहीं खेला, खुद का सेंचुरी के हित में खेला था। ऐसा मुझे मुझे जहां तक याद है। बोलने का तात्पर्य है कि बाकी प्लेयर्स टीम के हिसाब से फास्ट खेल के कोशिश करके आउट हो रहे थे, बट वो खुद के हिसाब से। तो कोऑर्डिनेशन एक डेलिबरेट फंक्शन है, ऑटोमेटिक कोऑर्डिनेशन कभी नहीं आता। एक डेलिबरेट स्टेप्स लेने होते हैं जिससे इफेक्टिव काम कर सके। जैसे गाड़ी का जब तुम सर्विसिंग कराते हो तो उसमें ऑयल चेंज, गियर ऑयल चेंज होता है, ठीक है ना, हवा चेक होता है, बैटरी चेक होता है, बाकी पैरामीटर्स चेक होते हैं, ताकि जब गाड़ी चलती है
तो सब जो अंदर के पुर्जे जो सब सर्विस किए हुए हैं साथ में मिलकर काम कर सके। सब अलग अलग फंक्शन है लेकिन जुड़ के गाड़ी चलाने में मदद करते हैं, करेक्ट। और डेफिनेशन तुमको रट्टा मारना है, इसको मैं सी कर देता हूं डेफिनेशन को, करेक्ट। ये तुम्हारा डेफिनेशन है जो तुमको लर्न करना है कि कोऑर्डिनेशन इज द ऑर्डरली, मतलब सही तरीके से अरेंजमेंट, ग्रुप एफर्ट को सही तरीके से अरेंज करो ताकि सब एक साथ काम कर सके, यूनिटी ऑफ एक्शन इन परसूट ऑफ अ कॉमन गोल या पर्पस या ऑब्जेक्टिव गोल। बट सिंस ये डेफिनेशन है तो तुम पर्पस ही बोलोगे। इस प्रकार से तुम क्या कर सकते हो, एबीसी फॉर्म में लिख सकते हो आंसर, और डी फॉर्म में होगा तुम्हारा इंपॉर्टेंस। समझ में आया तुम्हारे एग्जाम में आंसर कैसे होगा, एबीसीडी फॉर्म में तुम एग्जाम में अटेम्प्ट करोगे। तुम्हारे सामने ये 11 पॉइंट्स मैंने दिए हैं। लेट अस कम टू वन बाय वन। पहला, की फॉर अदर मैनेजमेंट फंक्शन। अभी प्लानिंग तो कर दिया लेकिन ऑर्गेनाइजिंग नहीं किया, स्ट्रक्चर बना दिया कि टॉप मिडिल लोअर लेवल, लेकिन स्टाफिंग के तौर पर भरा नहीं। स्टाफिंग कर दिया बट काम नहीं दिया डायरेक्शन, और फिर कंट्रोल नहीं किया, तो कैसे चलेगा। पांचों फंक्शन जोड़ के मिल के काम करना पड़ेगा। प्लान किया तो जमा भी तो करना पड़ेगा। तुमको गोवा जाना है प्लानिंग, लेकिन उसके लिए पैसा जमा करना पड़ेगा। तुमको बीच वेयर लेना पड़ेगा, ठीक है ना। हो सकता है कि गर्मी है, ये टाइम में कौन सा चल रहा है, बारिश रहेगा, लेकिन गर्मी रहता है गोवा में वैसे तो, या नासिक की तरह चिल नहीं रहता, एक अच्छा कोल्ड एक नॉर्मल क्लाइमेट रहता है। ड्रेस तुम स्वेटर वेटर लेके जाने की जरूरत नहीं है, तो तुम असेंबल करोगे चीजें। की फॉर अदर मैनेजमेंट फंक्शन है जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एक चेन की तरह है, सबको साथ में जोड़ के रखना पड़ता है। दूसरा, इम्पेरेटिव। कोई भी, तुम कॉलेज भी ले लो, कॉलेज में भी प्रिंसिपल, टीचर्स, क्लर्क्स, लाइब्रेरियन, स्टूडेंट्स, यदि कोऑर्डिनेशन नहीं रहा, कई बार कॉलेज का देखा गया है कि कभी भी लेक्चर, तुम्हारे कॉलेज में टाइम टेबल के हिसाब से होता है कि कभी भी कोई भी लेक्चर डाल देता है। कभी भी डाल देते हैं सर। तो इसकी वजह से क्या होता है, कंफ्यूजन होता है। पहले से ही यदि प्लान रहे कि आज ये होगा, तो बच्चे भी थोड़ा तैयारी कर सकते हैं। कॉलेज में कोऑर्डिनेशन इसलिए नहीं होता कि मुझे लगता है लोग घर से सिखाते हैं, लोग मीटिंग नहीं करते कि आज के दिन का ये सब्जेक्ट और ये सब्जेक्ट में ये चैप्टर का ये क्वेश्चन, ऐसा प्लान नहीं करते। इसलिए कॉलेज वाले भी कंफ्यूजन में रहते हैं और स्टूडेंट्स भी कंफ्यूजन में रहते हैं। इसकी वजह से जो गोल ऑफ टीचिंग पूरे तरीके से मीट नहीं होता। इंपेरेटिव मतलब नेसेसरी, कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। और अभी फिलहाल के हालात में तो कॉलेज का मुझे नहीं लगता कि मीटिंग होता होगा उतना डीप, जितना कॉलेज के अंदर मीटिंग करना आसान है, बट जूम में लोग मीटिंग करते नहीं होंगे। पेड है नहीं तो 40 मिनट के ऊपर लेक्चर होगा नहीं। ये सारे प्रॉब्लम है। तीसरा, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मतलब फर्क। एक कंपनी में इंडिविजुअल्स अलग है, अलग अलग रिलीजन्स के रहते हैं, डिपार्टमेंट्स अलग अलग है, सबके अपने अपने काम है, लेकिन जुड़ना तो पड़ता ही है। जैसे तुम गाड़ी खरीदने जाते हो, सेल्स जब गाड़ी खरीदता है या जब बेचते हैं गाड़ी सेल्स में, तो उसका पीडीआई करना पड़ता है, प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन। वो सेल्स वाले नहीं करते, वो सर्विस डिपार्टमेंट वाले करते हैं। सर्विस डिपार्टमेंट वाले करते हैं, और किसी कस्टमर ने एक्सेसरी मांगा तो स्टोर्स का जवाबदारी स्टोर्स देता है। और फिर बिलिंग के लिए अकाउंट्स डिपार्टमेंट आते हैं। तुम देखो, सब अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, लेकिन गाड़ी बेचते समय कितने सारे डिपार्टमेंट्स का रोल आता है। तुम्हारा सेल्स का रोल आएगा, स्टोर्स का आएगा, सर्विस का आएगा, अकाउंट्स का आएगा, ठीक है ना। ये सब रोल अलग अलग आता है। फिर चौथा, टीम वर्क। अभी तुम वॉर के टाइम में देखोगे कि जब वॉर होता है तो कैसे टीम वर्क में काम करते हैं।
टीम वर्क, जैसे मैंने बताया कि जब वॉर होता है तो तुम्हारा एयरफोर्स, आर्मी, नेवी सबका कॉपरेशन लगता है। ग्राउंड वर्क में ज्यादातर जब वॉर होता है तो ट्रेन से फटाफट टैंक्स को पहुंचाया जाता है एक जगह से दूसरी जगह पे। फिर एयरफोर्स सपोर्ट करता है। क्या होता है पहले, क्या जब भी वॉर होता था, जैसे कारगिल हुआ था, तो एरोप्लेन से पहले स्ट्राइक करके टारगेट को सॉफ्ट कर दिया जाता है, मतलब वीक कर दिया जाता है, और फिर ग्राउंड वाले अटैक करते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ग्राउंड वाले अटैक करेंगे उसके बाद एयरफोर्स। तो टीम वर्क कैसे रहता है, पहले एयरफोर्स उस पहाड़ी में बहुत सारे बम गिराएगा, उनको वीक कर देगा, फिर आर्मी जाएगा। ऐसे सब टीम वर्क पे काम होता है, करेक्ट। उसके बाद सेव्स कॉस्ट। अभी तुम सोचो कि सेल्स वाले या हॉस्पिटल ले लो। हॉस्पिटल में जैसे एडमिशन होता है, एक रिसेप्शन में तुम्हारा एडमिशन होगा, बराबर है। फिर एक सर्जरी होगा, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी, पता है तुमको। घुटने को रिप्लेस नहीं करते, घुटने में जो एक ये ऐड करते हैं मेटल का, जिससे जो तकलीफ है वो कम हो जाए। तो कैसे होता है कि वही डॉक्टर यदि सर्जरी के टाइम एनेस्थीसिया देगा, वही सर्जरी करेगा, वही फिजियोथेरेपिस्ट करेगा। एक तो स्पेशलाइजेशन में तो कहीं ना कहीं से गड़बड़ी होने का चांस रहता है। तो इसलिए हॉस्पिटल वाले क्या करते हैं कॉस्ट बचाने के लिए, एक अहमदाबाद में शेल्बी हॉस्पिटल है। एक समय इंडिया में 20% ऑर्थोपेडिक घुटने के नी रिप्लेसमेंट सर्जरी वहां पे होते थे। आई थिंक डॉक्टर का नाम गिनीज बुक में भी रिकॉर्डेड है फॉर डूइंग द हाईएस्ट नी सर्जरी। अभी वो फैक्ट्री की तरह काम करता है। कैसे फैक्ट्री की तरह, तो दिन में 10-15 ऑपरेशन हो सकते हैं, 8-10, इतने तो नहीं बोल रहा हूँ मैं, 3-4 तो कम से कम होंगे ही, या 5 पकड़ लो। तो कैसे होता है, वो डॉक्टर नी रिप्लेसमेंट करेगा, बट बाकी जो सिलाई का काम, एनेस्थीसिया का काम, पोस्ट ऑपरेटिव दूसरे लोग देखेंगे। सो कॉस्ट कैसे सेव होता है, मेन सर्जरी डॉक्टर के पास जो स्किल है ना, अब डॉक्टर बाकी टाइम में वेस्ट नहीं करेगा। तो जो स्किन का जो बोलते हैं ना, पहले स्किन थोड़ा सा काटना पड़ता है घुटने के बाजू का, राइट हैंड साइड का, तो बाद में सर्जरी होने के बाद उसको सीना पड़ता है, टाके लगते हैं। तो डॉक्टर ये सब नहीं करेगा, बाकी लोग करेंगे। सो क्या होगा, जैसे डॉक्टर ने किया ना, एक जन सिलाई करेगा, पेशेंट बाहर, नेक्स्ट पेशेंट आएगा। सो ये डॉक्टर अपना मेन काम क्या है, घुटने का रिप्लेसमेंट का। बाकी जो एनेस्थीसिया, पोस्ट ऑपरेटिव, स्टार्टिंग में आईसीयू में रखेंगे कुछ टाइम, ये सब दूसरे डॉक्टर्स देखेंगे। तो कॉस्ट बचता है हॉस्पिटल का। वही हॉस्पिटल सिलाई करेगा, सिलाई तो नॉर्मल डॉक्टर भी कर सकता है, ठीक है ना। तो उसमें कॉस्ट सेव होता है, क्योंकि मेन हॉस्पिटल जो डॉक्टर का एनर्जी है वो मेन काम में डाला जाता है, करेक्ट। 6, रिड्यूसिंग कन्फ्लिक्ट। अभी जैसे मैंने बताया, मेंटेनेंस और जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी कंफ्लिक्ट होता है। कैसे होता है मैं तुमको बताता हूँ। अभी कैसे होता है, सपोजिटली एक कार बन रहा है, कार बनने में एक प्रोसेस है जिसके थ्रू कार बनता है। अब एक प्रॉब्लम ऐसा हो रहा है कि कंपनी में नॉर्मली 3 शिफ्ट होते हैं, 8-8 घंटे के। 8 घंटे का एक, दूसरे 8 घंटे का, और तीसरा 8 घंटे का। जैसे एक आदमी का शिफ्ट खत्म हो रहा है, काम आधा हुआ है, दूसरा आदमी आएगा, वो काम को आगे बढ़ाएगा। लेकिन पहले आदमी ने यदि दूसरे आदमी को बताया नहीं कि काम कहाँ तक हुआ है, और दूसरा आदमी कुछ गड़बड़ी कर देता है, तो दोनों में झगड़े होंगे। कि दूसरा वाला बोलेगा पहले को तूने ठीक से नहीं किया, दूसरा पहला वाला बोलेगा तूने ठीक से काम को आगे नहीं बढ़ाया। तो ये कन्फ्लिक्ट रोकने के लिए जाते समय जो आदमी ने काम किया है, वो जाने वाला वर्कर आने वाले वर्कर को एक्सप्लेन करेगा कि कहां से आगे बढ़ाना है, तो कंफ्लिक्ट होगा ही नहीं। इसी प्रकार से तो कोऑर्डिनेशन होता है। तो यदि नहीं बताया, कम्युनिकेशन नहीं हुआ और प्रोडक्ट में डिफेक्ट आया, तो दोनों एक दूसरे को ब्लेम करेंगे। 7वां, इंटीग्रेटिंग गोल्स। कई बार एम्प्लॉय जैसे कि खुद का गोल सेट करता है कि भाई 15 गाड़ियां बेचेगा वो, और रिलैक्स हो जाता है।
लेकिन कंपनी चाहती है 25 गाड़ियां बेचना। तो अक्सर एम्प्लॉय का खुद का गोल तो अचीव हो जाएगा, लेकिन कंपनी का गोल अचीव नहीं होगा। इसको रोकने के लिए कंपनी को एक मीटिंग लेना पड़ेगा, एम्प्लॉय को बताना पड़ेगा कि तेरा गोल, कंपनी को बोलना पड़ेगा। उसमें कंपनी सब प्रकार से यूज करती है, साम दाम दंड और भेद। क्लियर कट बोलती है कि इनकेस एम्प्लॉय नहीं माना तो या तो डिपार्टमेंट उसका चेंज कर देंगे और लास्ट में नौकरी से हकाल देंगे, क्योंकि अल्टीमेटली कंपनी के गोल इंपॉर्टेंट है। यदि एम्प्लॉय ने कोऑर्डिनेट नहीं किया विद द कंपनी, अभी मैं तुमको एक दूसरे कॉलेज का एग्जांपल लूं, ओसी का जो चैप्टर चल रहा है 1 2, डायरेक्टली मैडम ने 8वां चैप्टर ले लिया। चैप्टर तुम चेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बच्चों को पहले ऑर्गेनाइजेशन क्या है वो तो बताओ। सोल ट्रेडिंग, एचयूएफ फर्म, कंपनी, ये पूरा गलत टीचिंग है। जब तक तुम ऑर्गेनाइजेशन कौन से बताओ नहीं, तुम आखिरी चैप्टर जो मैनेजमेंट का है, मैनेजमेंट क्या है, लोगों से काम करवा के लेना है। तो मैडम ने क्या किया, डायरेक्टली 8वां चैप्टर शुरू किया वो स्कूल में। तो बोलते हैं ना, इंटीग्रेशन कैसे होगा, बच्चे लोग को मैनेज, पहले तो कंपनी क्या है वही नहीं पता, तो मैनेजमेंट काय का समझेगा। तो ये गलती की है। तो सीधी बात है, टीचर अपने खुद के सीक्वेंस में चल रही है, यूनिवर्सिटी को नहीं, कॉलेज को नहीं, वैसा। ठीक है। 8वां, ग्रोथ इन साइज। अभी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में नंबर ऑफ जॉब्स बहुत ज्यादा रहते हैं। जैसे टाटा मोटर्स अहमदाबाद में है, अहमदाबाद के आनंद करके एक जगह उसके नजदीक है। सो वहां पे करीबन, जहां तक मैंने सुना है, 13,000 लोग काम करते हैं। अब 13,000 लोग काम करते हैं तो कम्युनिकेशन डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। अब तुमको एक एग्जांपल देता हूँ। तुमने सुना है टाटा मोटर्स का, मैंने डॉक्टर का एग्जांपल लिया था कि एग्जांपल डॉक्टर या हॉस्पिटल का? बताओ हाँ या ना। नहीं सर। हाँ, तो अभी बता देता हूँ। तो वहां पे ना इतने सारे लोग हैं, मशीन में काम होता है, और गांव में है, मतलब वहां पे कभी कभार फैक्ट्री में सांप भी आ जाते हैं। सो ये लोग क्या करते हैं, वहां पे करीबन टीम है ऑफ डॉक्टर्स, करीबन 5 जन है। और वहां का कोऑर्डिनेशन ऐसा है, इतने सारे लोग के साथ कम्युनिकेशन डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है। सो उसको रोकने के लिए करीबन टाटा मोटर्स में वहां पे 5 डॉक्टर्स है, और कोई भी डॉक्टर एट एनी टाइम, ऐसा सिचुएशन हो ही नहीं सकता वहां पे कि डॉक्टर ना, वहां एम्बुलेंस भी रहता है, दवाई भी रहता है, फ्री इलाज होता है किसी का, किसी को चोट लगी सब रहता है। और यदि किसी एम्प्लॉय को चोट ज्यादा लगी हो तो वहां का डॉक्टर साथ में हॉस्पिटल जाता है, उनके हॉस्पिटल के साथ भी टाई अप। अब ये सारे डॉक्टर्स जो रहते हैं, 3 4, आई थिंक 3 डॉक्टर्स एमबीबीएस होंगे, 2 दूसरे होंगे, उसमें सीनियर जो आदमी है वो भी रहता है। वहां का कोऑर्डिनेशन ऐसा है कि जब तक एक डॉक्टर आता नहीं है तब तक दूसरा जा नहीं सकता। मतलब एट ऑल टाइम 24 आवर्स डॉक्टर होना जरूरी। रात को डॉक्टर वहीं पे रहेंगे। अब डॉक्टर को काम क्या रहेगा, जब पेशेंट ही नहीं आ रहा है तो वो सो जाते हैं। ठीक है, डॉक्टर लोग को काम ज्यादा नहीं रहता है, लेकिन बिकॉज 13,000 लोग काम करते हैं, प्रॉब्लम हो सकता है किसी को। सो वहां पे फुल टाइम डॉक्टर्स रहते ही रहते, कंपल्सरी। ठीक है। सो ऐसा भी हो सकता है, एक डॉक्टर सवेरे आया है, उनका शिफ्ट चालू होता है 6 बजे, 6 से कुछ 1 बजे तक। ठीक है ना। तो एक ने 6 से 2 बजे तक, अब दूसरा 2 बजे सडनली इसने छुट्टी लिया, तो ये डॉक्टर घर नहीं जा सकता। 2 से रात को 10 बजे तक काम करना पड़ेगा इसको, सेकंड शिफ्ट। अच्छा, तुम बोलोगे कि पहले डॉक्टर ने नहीं माना, तो उनका पगार कितना रहता है, कम से कम 70 से 80 हजार रुपया। ऐसा किसने किया तो कंपनी हकल देगी डॉक्टर को। डॉक्टर का नौकरी 80 हजार कौन देगा? हॉस्पिटल में भी 50 60 के ऊपर मिलना नहीं है, यहाँ पे 70 80 हजार मिल रहा है, प्लस एक्सपीरियंस प्लस मेहनत ज्यादा नहीं। तुम जाके रिलैक्स करो, गाने वाने सुनो। जब पेशेंट आएगा तभी ही तुमको बात करना है। पेशेंट आएगा, उससे पूछने का क्या प्रॉब्लम है, उनको दवाई लिख के दिया सामने वाले जगह पे, हॉस्पिटल के अंदर ही, मतलब कंपनी के अंदर ही
वहां पे फ्री दवाई भी देते हैं। अभी 13,000 में नॉर्मल, एक तो चोट लगती नहीं है क्योंकि आजकल के मशीन सब अच्छे हैं। सिर्फ कोई बीमार फील कर रहा है तो रेयरली दिन में 2-4 लोग आएंगे, ज्यादा नहीं। तो क्या होता है कि कंपनी एकदम अच्छे तरीके से चलती है। तो ऐसे केस में 13,000 लोग, बोलने का तात्पर्य यह था कि डॉक्टर्स लोग कोऑर्डिनेशन कैसे करते हैं, 13,000 लोग को कैसे संभालते हैं कि दवाइयाँ फुल टाइम रहता है, एम्बुलेंस फुल टाइम रहती है, डॉक्टर्स फुल टाइम रहते हैं। और आजकल एक तरीका ऐसा अपनाया है कि 13,000 लोग को एक साथ तो तुम मैसेज नहीं दे सकते, तो सबसे बेस्ट है सबको एक इंडिविजुअल ईमेल और क्लास का जैसे ऐप है। मैंने नोटिफिकेशन आता है तुमको जब मैंने वीडियो अपलोड किया तो। यस सर। अभी अपने ऐप में ऐसी सुविधा है कि 10,000 स्टूडेंट तक ग्रुप में ऐड हो सकते हैं और नोटिफिकेशन सबको एक साथ जाएगा। तो क्या होता है, इससे कोऑर्डिनेशन इजी होता है, प्लस अपना व्हाट्सएप ग्रुप है। सो ज्यादा लोग रहे तो भी कोऑर्डिनेशन किया जा सकता है बहुत सारे टेक्नोलॉजी के जरिए से। ठीक है। नेक्स्ट इज स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन से क्या होता है कि एक आदमी वही काम करेगा जिसके लिए वो सूटेबल है, ठीक है, दूसरा आदमी अलग काम करेगा। लेकिन इसमें कोऑर्डिनेशन का नुकसान ही होता है क्योंकि स्पेशलाइजेशन लोग अपना अपना काम करेंगे, जुड़ेंगे नहीं। अब एक होटल का एग्जांपल ले लो। होटल में वेटर सिर्फ ऑर्डर ले और कुछ नहीं करे। होटल में वेटर को ऑर्डर लेके पहले तो कैशियर के पास जाना पड़ेगा, बिलिंग के लिए बिलिंग के पास जाना पड़ेगा, फिर इसके पास जाना पड़ेगा किचन में, शेफ को देना पड़ेगा। शेफ में भी यदि कोई आदमी सिर्फ चाइनीज बनाता है तो वहां से वो चाइनीज वाले के पास जाएगा। हो सकता है चाइनीज वाला मिक्स करेगा पर काटेगा नहीं, काटने वाला कोई और रहेगा। तो कैसे होता है कि स्पेशलाइजेशन से आउटलुक बहुत छोटा हो जाता है। जैसे चाइनीज बनाने वाला सिर्फ चाइनीज बनाएगा तो वहां पे कोऑर्डिनेशन डिफिकल्ट होता है क्योंकि उसको जो प्याज या जो है ना गोभी सब काट के चाहिए, उसमें भी एक तरीका चाहिए अलग से, तो उसको एक हेल्पर दिया जाएगा। इस प्रकार से तो काम होता है। तो स्पेशलाइजेशन में लोग एकदम अलग हो जाते हैं क्योंकि वो उसी फील्ड में मास्टर रहते हैं, उनको जोड़ना डिफिकल्ट है। सो कोऑर्डिनेशन स्पेशलाइजेशन वाले लोग को जोड़ते हैं। करेक्ट। 10वां एंश्योर्स इंटीग्रेशन इंटीग्रिटी। अभी आजकल क्या होता है, जो मशीन्स है, जैसे बॉश कंपनी के कुछ कुछ मशीन्स है, पहले क्या था कि 14-15 लोग मिलके, जैसे कपड़ा आया उसको एक जन काटेगा, फिर एक जन सिएगा, एक जन बटन लगाएगा। तुम समझ रहे हो इंटीग्रेशन, अलग 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 लोग एक के बाद करेंगे। आजकल मशीन आ गए जो 28 काम एक साथ करके डायरेक्टली आउटपुट निकाल के, तुम रॉ मटेरियल डालो उसके बाद एक अपने आप प्रोसेस होते जाएगा और आउटपुट निकलेगा। तो उसी प्रकार से कोऑर्डिनेशन में इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा लगता है, खास करके ऐसे जगह ऑटोमोबाइल कंपनीज में जो मैन्युफैक्चर करते हैं। अभी मारुति कंपनी ले लो, अभी आज का ही न्यूज मारुति कंपनी का। मारुति कंपनीज को क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक आई थिंक एक चिप लगता है, ठीक है, एक चिप लगता है। तो वो चिप आराम से मिलता नहीं है, ठीक है। इस साल वो चिप नहीं मिल रहा है, इसकी वजह से जो आउटपुट आना है इस साल थोड़ा सा कम आएगा, 5% से कम हो सकता है। इसमें कोई गलती नहीं, कोऑर्डिनेशन किसका नहीं हो रहा है, चाइना से रॉ मटेरियल कम आ रहा है, ठीक है। तो आज ही मैंने न्यूज पढ़ा कि 4,600 करोड़ का टर्नओवर कम करना पड़ेगा उनको क्योंकि मैन्युफैक्चर कम होगा। और ये मारुति को ही नहीं, वर्ल्ड के सारे ऑटोमोबाइल कंपनीज को ये प्रॉब्लम आ रहा है क्योंकि चिप्स कम आ रहे हैं और अभी से प्रॉब्लम शुरू हो गया है, मतलब आउटपुट कम ही होना है। वैक्सीन का कैसे हुआ था अपने देश में, तुम हॉस्पिटल में जाओ वहां पे बोर्ड लगा रहता है आज अवेलेबल नहीं है। देखा है तुमने कभी बोर्ड, एक जगह फ्री मिलता है एक जगह पेड, पेड में तो
मिल जाता है, लेकिन फ्री में कभी कभार बोर्ड लगता है, वैक्सीन अवेलेबल नहीं, कल आओ, ऐसे चालू रहता है, शॉर्टेज। तो इंटीग्रेशन इसमें बहुत जरूरी हो जाता है। अब मारुति क्या करेगा, जो जिसका डिमांड ज्यादा है, प्रॉफिट ज्यादा है, वही कार बनाएगा, बाकी वेटिंग में रखेगा। ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होने और 6 महीने से 1 साल लगेगा। करेक्ट। और लास्ट में हेल्प इन स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ले लो, स्मूथ फंक्शनिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई उसका कोऑर्डिनेशन हो। कोऑर्डिनेशन के बिना कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चल नहीं सकता। सबको समझ में आया पॉइंट्स 11? सबको समझ में आया? आवाज आ रही है मेरी? ठीक है, तुम्हारी आवाज पूछ नहीं रही है। ये लो, यस सर। इसका मैंने एक स्टोरी बनाया था, तो हम एक स्टोरी देखते हैं। स्टोरी था, एक जादूगर का स्टोरी था। सो पॉइंट नंबर 1, एक जादूगर के पास चाबी रहती है। जादूगर के फंक्शन में सक्सेस के लिए। ऐसा सोचो, एक जादूगर के पास एक चाबी है, की है, जादू के फंक्शन में सक्सेस के लिए। ऐसा सोचो। दूसरा, सबसे पहले जादूगर के पास इंपॉर्टेंट है प्लेइंग कार्ड्स। कोई भी जादूगर ले लो, उसके पास क्या रहता है? प्लेइंग कार्ड्स। देखा होगा तुमने, सुना है? कोई भी जादूगर पहले पत्ते का जादूगरी दिखाता है, सुना है तुमने? यस और नो? सो पत्ते का जादूगरी, प्लेइंग कार्ड्स, ठीक है। सो सबसे पहले जादूगर के पास इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मतलब इंपेरेटिव है, प्लेइंग कार्ड्स। फिर क्या है? सारे के सारे प्लेइंग कार्ड्स को जादूगर यूनिटी में, मतलब सबको पहले एक कर देता है और फिर अलग सीक्वेंस करता है, मतलब, और लेकिन अंदर का सीक्वेंस डाइवर्स है। मतलब वन, एक कार्ड्स में 52 कार्ड्स होते हैं, सबको जोड़ देता है, बट अंदर सीक्वेंस डाइवर्स है। मतलब हो सकता है 5, 9, 1, अलग अलग, अंदर अलग अलग है। तो सब कार्ड्स को यूनिटी करता है, जोड़ता है, लेकिन अंदर सीक्वेंस डाइवर्स है, कुछ भी हो सकता है अंदर का कार्ड्स। फिर उसके टीम वर्क के लिए उसने 2 असिस्टेंट रखे हुए हैं, या ऐसे सोचो 4 असिस्टेंट है, जो उसके जादू के शो को ठीक से रखने में मदद करते हैं। सो पॉइंट ऐसा है कि एक जादूगर के पास एक चाबी है फंक्शन के लिए। इंपॉर्टेंट है कोई भी जादूगर के पास की प्लेइंग कार्ड्स का होना। उसके पास एक प्लेइंग कार्ड्स का एक डेक, 52 कार्ड्स के ग्रुप को डेक बोलते हैं। उसको यूनिटी किया, सब 52 के 52 डेक एक साथ किया, लेकिन अंदर सीक्वेंस अलग है। उसको टीम वर्क में 4 लोग मदद करते हैं। अभी शो शुरू होता है, कॉस्ट सेव करने के लिए। अभी कोविड का टाइम है, शो पहले जैसे कालिदास कला मंदिर, ठीक है ना, वहां पे रखने के बजाय, ठीक है, वो लोग मैदान में रखते हैं, क्योंकि वो परवड़ता है उनको वहां पे। शो शुरू होता है, बट कोई कला मंदिर या हॉल बुक करने के बजाय लोग मैदान में रखते हैं। अब मैदान में फ्री में एक तरीके से हो रहा है, देखा जाए तो क्राउड बहुत ज्यादा है। जादूगर के नजदीक जाने के लिए क्राउड में कंफ्लिक्ट हो रहा है, क्योंकि जादूगर अच्छा है, कंफ्लिक्ट हो रहा है। तुम सोचो कि हॉल के बजाय एक खुले मैदान में सब लोग आ रहे हैं, जादूगर वहां पे एक छोटा सा स्टेज टाइप बनाया है वहां पे, लेकिन सब लोग आगे आना चाहते हैं। तो क्राउड में कंफ्लिक्ट हो रहा है कि भाई मैं आगे आना चाहता हूँ। अभी सबसे पहले जादूगर क्राउड को शांत करता है, क्राउड में से एक को बुलाता है और एक गोल देता है कि भाई इस कार्ड के डेक में 52 में से एक कार्ड निकाले। एक आदमी कार्ड निकालता है, जादूगर उस कार्ड को बीच में इंटीग्रेट कर देता है कहीं पे भी, ठीक है। उसके बाद अभी जादूगर अपना जादूगरी शुरू करता है। वो हाथ में 52 कार्ड रखता है, उसको पीसता है। जो आदमी ने कार्ड निकाला था, वो चुन के वापस वो कार्ड के अंदर डालता है, उसको वापस पीसता है। जादूगर ने देखा नहीं है कौन सा कार्ड, लेकिन जादूगरी भी शुरू करता है। हाथ में से कार्ड रखता है तो कार्ड बड़ा होना शुरू हो जाता है। उस कार्ड में से, ठीक है, उस कार्ड में से जो 52 कार्ड, जो डेक है, ऐसा सोचो ना, जैसे
बलून में हवा भर रहा है वैसे कार्ड बड़ा होते जाता है और एक कार्ड उसमें से गिर जाता है जो स्पेशलाइज कार्ड रहता है जो उस आदमी ने चुना था। और क्राउड सब सब मिलके इंटीग्रिटी के साथ तालियां बजाते हैं, सब मिलकर बहुत खुश हो जाते हैं क्राउड की, बड़ा अच्छा जादूगरी किया। पत्ते बड़े होते गए, एक गिर गया स्पेशलाइज और क्लास पूरा क्राउड इंटीग्रिटी के तौर पर ताली बजाता है। इसके बाद बाकी शो स्मूथली फंक्शन होता है कि क्राउड अभी सेटल हो गया है। सो शो ऐसा है कि एक जादूगर के पास एक चाबी रहती है फंक्शन के लिए, और कोई भी जादूगर के पास इंपॉर्टेंट है डेक प्लेइंग कार्ड्स। वो सारे प्लेइंग कार्ड्स को डेक को एक करता है यूनिटी, लेकिन अंदर सीक्वेंस अलग है। ठीक है, टीम वर्क के लिए 4 असिस्टेंट्स मदद करते हैं। कॉस्ट बचाने के लिए हॉल के बजाय मैदान में किया जा रहा है, बट मैदान में सबको आगे आना है इसलिए झगड़े हो रहे, कंफ्लिक्ट हो रहे हैं। वो एक आदमी को बुलाता है क्राउड में से, एक आदमी कार्ड चुनता है और वो कार्ड को 52 में से एक कम हो जाता है, वो कार्ड चुन के वापस जोड़ता है, इंटीग्रेट कर देता है। अब जादूगर वो आदमी वापस चला जाता है या बाजू में खड़ा रहता है, सोचो। वो क्राउड जो कार्ड का डेक है बड़ा होते जाता है, उसमें से एक स्पेशलिस्ट कार्ड गिरता है और क्राउड खुश हो जाते हैं, वही कार्ड रहता है जो आदमी ने चुना रहता है। क्राउड इंटीग्रिटी मतलब साथ में तालियां बजाते हैं, और सिंस अभी सब शांति से हो रहा है तो स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ फंक्शन आगे का होता है। यहाँ पे तुम्हारा स्टोरी खत्म होता है।